हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का। तो लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया था पोल्ट्री के बारे में, ठीक है ना। डिजीज़ आज अपने डिस्कस करेंगे। इससे पहले जितनी भी अपनी ब्रीड्स थी, चाहे काऊ हो, बुफेलो हो, सीप हो, उसके बाद में गोट हो या पोल्ट्री कैमल्स हो, उनकी सभी की अपने जो जितनी भी ब्रीड्स थी उनके क्या क्या करैक्टर्स थे, सभी के बारे में अपने डिस्कस कर चुके हैं। अब जो अपना मेन पार्ट रहता है वो रहता है डिजीज़ का, ठीक है, जिसे वेटनरी साइंस के अंदर अपने काउंट करते हैं। तो सबसे पहले अपने डिस्कस करेंगे पोल्ट्री डिजीज का। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेट के अंदर, तो डायरेक्टली मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा रोग किससे होता है, वायरस के द्वारा या प्रोटोजोआ के द्वारा या किस प्रकार, ठीक है। और सुपरवाइजर की बात करें तो थोड़ा डीप पूछ लेते हैं, उसका एक लक्षण पूछ लेंगे ऐसा, ठीक है, जैसे पिछली बार एंथ्रेक्स का पूछ लिया था, ठीक है, या फिर उसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, जो रोग कारक है उसका पूछ लेंगे, या फिर कुछ ट्रीटमेंट पूछ लेंगे। तो इस प्रकार के डिजीज में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। आज तक जैसे मैंने पीछे काफी एग्जाम्स देखे हैं उसके अंदर यही क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं सबसे पहले पोल्ट्री डिजीज के अंदर। सबसे मेन डिजीज जो आप सभी ने सुन रखी है और पोल्ट्री के अंदर सबसे बड़ा लॉस भी होता है, कौन सा? रानीखेत, ठीक है। रानीखेत जो डिजीज है यह मुख्य रोग माना जाता है पोल्ट्री का, ठीक है। अब देखो, अन्य नाम इसे न्यूकैसल नाम से जाना जाता है, याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। किस नाम से? न्यूकैसल नाम से इसको जानते हैं। रोग कारक कौन सा है? वायरस, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो डायरेक्ट पूछा जाता है जो रानीखेत रोग है वो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। जेट में काफी बार पूछा हुआ है, आपको याद रखना पड़ेगा भी वायरस के द्वारा कौन सा रोग होता है। और मोस्टली पोल्ट्री में डिजीज होती है वो वायरस के द्वारा ही होती है, मोस्ट डिजीज, ठीक है ना। अब अगर रोग कारक फिर भी पूछ ले भी कौन सा है, तो टार्टर फ्यूरेंस है। कौन सा? टार्टर फ्यूरेंस इसका रोग कारक रहता है, ठीक है। अब देखो कि कब कब ये 20 डिग्री से कितने 37 डिग्री पर ये मर जाते हैं, ठीक है ना। ये टेम्परेचर है, ठीक है, इस पे ये वायरस नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये बात, आप याद रखना कि कम उम्र के चूजों में सर्वाधिक कौन सा रोग होता है पोल्ट्री में, तो वो कौन सा होता है? रानीखेत, यानी कि पहले दिन के चूजे से में इस रोग होने की संभावना। और मुख्यतः होता कब? वर्षा ऋतु में, चाहे गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, मुर्गियां हो, पशुओं में जितने भी रोग होते हैं उसका लगभग 78% कब होते हैं? वर्षा ऋतु में ही होते हैं, वर्षा ऋतु में, ठीक है ना। ये बेसिक कंसेप्ट है, आप याद रखना, क्योंकि मुख्यतः रोग पशुओं में वर्षा ऋतु में ही होंगे। तभी अगर आपसे पूछे भी अब उनका टीकाकरण कब करना चाहिए, ठीक है, या कब इसका रोग का मतलब उत्पन्न होता है या उद्भव होता है, तो आप जुलाई अगस्त कर सकते हो, बेसिक अगर कंसेप्ट की बात करें तो, ठीक है ना। अब देखो लक्षण क्या क्या रहेंगे। लक्षण: पक्षियों में दम फूलना, ठीक है ना, पक्षियों में दम फूलना, नाक से श्वास लेने में कैसी होती है? कठिनाई होती है, ठीक है, और श्वास लेते समय सीटी जैसी आवाज आती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। आपसे करेक्टर पूछेगा तो वही पूछेगा जो इंपॉर्टेंट होगा, कभी नहीं पूछेगा तेज बुखार हो जाता है, कम हो जाता है। बुखार तो सभी में होना ही है, ठीक है ना। मैं वही करेक्टर आपको करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा दुनिया भर के करेक्टर्स है, कितने भी आप लिख सकते हो, ठीक है। पशु बेचैन रहता है, अब बीमारियां होगी तो डांस थोड़ी करेगा वो, ठीक है ना। हाँ, तो ये बेसिक उस कंसेप्ट है, आप याद रखना। तो सीटी जैसी आवाज आ जाती है, ठीक है। अगर आपने पशु या पक्षी को संभाल लिया तब तो ठीक है, नहीं तो उसकी पूरी सीटी बच जाएगी, ठीक है ना। चलो, उसके बाद में पीले हरे रंग के दस्त लगना, ठीक है ना। पंखों में लकवा होना इंपॉर्टेंट है जी, पंखों में लकवा होना ये इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्टर है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, इसके बाद में बात करते हैं उपचार की। इसका क्या क्या अपने उपचार करें। उपचार की बात करें तो 100 ग्राम टेट्रासाइक्लिन, ठीक है ना, 100 ग्राम टेट्रासाइक्लिन है जो प्रति टन आहार में दिया जाता है, ठीक है। बस टेट्रासाइक्लिन आप नाम याद रखना, कौन सा? टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। रोकथाम देखो, प्रथम दिन में कौन सा इंजेक्शन लगाना? F1 स्ट्रेन का या लसोटा। लसोटा मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा हुआ है एग्जाम्स में, ठीक है ना। सुपरवाइजर वालों ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। भाई रानीखेत डिजीज है या लसोटा है, वो वैक्सीन किस में काम में लेते हैं? तो वो लेते हैं अपने न्यूकैसल या रानीखेत डिजीज में, इसका इंजेक्शन लगाया जाता है। अब 8 सप्ताह के बाद R2B स्ट्रेन वैक्सीन लगाते हैं, ठीक है ना। 8 सप्ताह बाद में कितनी? R2B स्ट्रेन लगाते हैं। अब जो टीका लगाया उसमें मात्रा कितनी? 0.5 ml, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने मात्रा आपको बता दी। प्रतिरक्षण कितने दिन तक प्रभावी रहेगा? 15 सप्ताह तक वो प्रभावी रहता है। अब
इंजेक्शन आप किस विधि से दोगे, तो क्या है, नाक के अंदर बूंद बूंद विधि से, यानी कि 0.5 ml आपकी डोज है, ये नाक के अंदर बूंद वाइज आप क्या है उसको पक्षी को दोगे। कब दोगे, पहले दिन पे। लसोटा इंपॉर्टेंट रहेगी, किसकी है, मेनली जो अपने रानीखेत डिजीज है उसके लिए काम में लेते हैं, ठीक है। चलो अब रानीखेत के कुछ प्रकार है, कौन सा, एक तो प्रकार है वायरुलेट प्रकार का, ठीक है। इसमें क्या है 100% पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। जेट में इतना डीप नहीं पूछेगा, सुपरवाइजर वालों पढ़ लेना इसको। दूसरी है एसिमोटेमिक, ठीक है ना, यह सभी उम्र के पक्षियों में हो जाता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ सकता है कि सभी उम्र के पक्षियों में कौन सी स्टेज होती है, तो वह एसिमोटेमिक जो है, ठीक है। अब है मिजोनिक, मिजोनिक है वो 5 से 15% पक्षियों में इसकी मौत निश्चित रहती है, चांसेस मौत के ज्यादा रहते हैं 5 से 15। अगर पूछे 100% किस में रहते हैं, तो वो वायरुलेट प्रकार की जो रानीखेत है, यानी स्टेज है, पहली स्टेज, दूसरी, तीसरी, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस की चल रही है ना, पहली फेज, दूसरी, तीसरी आने वाली जो भी है, ठीक है ना, उसी प्रकार इनमें। तो ये अपनी पहली डिजीज क्या हुई, कंप्लीट हुई रानीखेत। एक बार इसको देख लेना, रट्टा लगाने की चीज है, कोई ज्यादा समझने की चीज है नहीं, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए आपको उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पे, खूनी पेचिस, कोक्सीडियोसिस जिसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है जी ये भी, ठीक है। खूनी पेचिस की बात करें तो अन्य नाम किस नाम से, खूनी दस्त नाम से भी जाना जाता है। नाम से स्पष्ट है भी, जो इसका मल होगा उसमें क्या होगा, ब्लड या रक्त आएगा, ठीक है ना। ये किसमें होता है, मेनली 3 से 13 माह के चूजों में होने वाला मुख्यतः रोग है। अब इसकी कुल कितनी प्रजातियां हैं, 9 प्रजातियां, जिसमें से हानिकारक कितनी है, 3 ही है, ठीक है ना। प्रजातियां कितनी है टोटल, 9, लेकिन हानिकारक कितनी है, 3 है। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन ये देता है आपको, इमेरिया स्पीसीज, इमेरिया स्पीसीज, ठीक है। आपसे अगर पूछे कि कोक्सीडियोसिस जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, तो डायरेक्टली आपको दे देगा इमेरियो स्पीसीज दे देगा, ठीक है ना। अब किसके द्वारा होता है ये भी याद रखना, प्रोटोजोआ द्वारा होता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ, सबसे पहले आपको अगर डिजीज पढ़नी है तो आपके माइंड में ये फंडा क्लियर होना चाहिए कि कौन सी किससे हो रही है, कौन सी वायरस से, कौन सी मतलब प्रोटोजोआ से हो रही है, ठीक है ना, कौन सी बैक्टीरिया वगैरह जो भी जितने भी है, ठीक है ना, माइट्स वगैरह, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना ही चाहिए। उसके बाद में आपको रोग कारक, तो पहला रोग कारक कौन सा है, इमेरिया टेनिला है, ठीक है ना। पहला तो होगा कौन सा, इमेरिया टेनिला। उसके बाद में बात करते हैं दूसरे रोग कारक की। दूसरा रोग कारक कौन सा रहेगा, दूसरे की बात करें अपने तो वो रहेगा इमेरिया नेक्रोटिक्स, ठीक है ना, इमेरिया नेक्रोटिक्स रहता है। और तीसरा जो रोग कारक है वो कौन सा है, इमेरिया एसरबुलिना, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, डायरेक्ट पूछेगा तो आप इमेरिया स्पीसीज को आप याद रखना, यही आपको ऑप्शन में मोस्टली मिलता है, ठीक है ना। चलो उपचार देखो, ट्रीटमेंट क्या करोगे, सल्फामेजाथिन, ठीक है, या सल्फाक्विनोजाइलिन, ठीक है ना। इन दोनों का क्या 0.5 और 0.1% की मात्रा है वो पीने के पानी के साथ मिला देनी है, ठीक है ना। तो सल्फामेजाथिन को आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो कैसे होता है ये रोग, अधिक आर्द्रता होने के कारण यह रोग होता है, याद रखना ये चीज, ठीक है ना। अगर आर्द्रता अधिक है तो वहां पे क्या होगा, ये रोग हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा रोग देखो, मुर्गियों की चेचक, फाउल पॉक्स, इंपॉर्टेंट डिजीज है, पूरी पढ़नी पड़ेगी। रानीखेत और फाउल पॉक्स अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। देखो कब होती है, एक तो 8 से 12 सप्ताह के पक्षियों में अधिक होता है ये रोग, ठीक है। अब एक बार चेचक जिन पक्षियों में हो जाता है तो दोबारा नहीं होता, ये तो सभी को पता है। मनुष्य में भी होते हैं ना, वो कहते हैं छोटी माता बड़ी माता जो भी है, मतलब पूरे शरीर पे छोटी छोटी फुंसियां सी हो जाती है, ठीक है। और वो 5, 7, 10 दिन तक उसका प्रभाव रहता है, और वो मतलब जीवन काल में एक बार ही होता है मोस्टली, ठीक है ना। कई बार हो जाता है 2 बार, लेकिन मोस्टली 98% चांसेस एक बार के ही है। तो वो यही है, ठीक है ना, चेचक, चेचक ये वो, ठीक है। तो चेचक है तो इसमें प्रभावित क्या होगा, चमड़ी होगी, स्किन होगी, ठीक है ना। तो देखो इसमें आगे क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या इसके लक्षण है अपने रोग के, पढ़ते हैं सभी। कारक, कारक सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किसके द्वारा होता है, तो वायरस द्वारा। वायरस भी कौन सा है, बोरेलियोटा एवियम, वायरस कौन सा है, बोरेलियोटा एवियम वायरस है। अब लक्षण देखो, मुर्गियों में चेचक 3 प्रकार की होती है, एक तो सूखी चेचक, ठीक है, इसमें कलंगी, ठीक है, गलचरम,
और चेहरे पे क्या सूखी पपड़ी बन जाती है, ठीक है ना। यानी कि जो जहां पे लक्षण प्रकट हुए वहां पे वो घाव क्या है, भर जाएगा, वो सूखी चमड़ी लटकती हुई नजर आएगी, ठीक है ना, गले के पास में, उसके बाद में कलंगी के पास में, वो चेहरे पे छोटी छोटी स्किन की चमड़ियां, जो सॉरी स्किन है, वो लटकने लग जाती है, ठीक है ना। अब देखो आर्द्र चेचक, इसमें क्या होता है, इसमें डिप्थीरिया टाइप की जो चेचक भी इसको बोला जाता है। इसमें ग्रास नली की म्यूकस झिल्ली प्रभावित होती है जी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सुपरवाइजर में ध्यान दे लेना इस क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि अगर आपको डीप क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो वो यही इस प्रकार का ही क्वेश्चन पूछेगा कि मुर्गियों की कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें ग्रास नली की म्यूकस झिल्ली प्रभावित होती है। तो आपको इन तीनों में से आंसर देना पड़ेगा कि आर्द्र चेचक है उसके अंदर क्या होता है कि ग्रास नली है वो प्रभावित होती है, या उसकी जो म्यूकस झिल्ली है वो प्रभावित होती है। तीसरा प्रकार है कोराइजा प्रकार का, ठीक है। कोराइजा प्रकार में देखो, इसमें नासिका में क्या हो जाता है, संक्रमण होता है, ठीक है ना, और श्वास नली में सूजन तथा इससे लसलसा पदार्थ निकलता है। मतलब पूर्ण रूप से श्वास लेने में इसको क्या है, दिक्कत आएगी, और जो श्वसन तंत्र है इसका वो क्या है, मेनली इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है, ठीक है ना। किस प्रकार में? कोराइजा प्रकार में, ठीक है। चलो अब इसका उपचार देखो जी। उपचार का क्वेश्चन पूछा हुआ है जेट के अंदर, ठीक है ना। हाँ, उपचार का क्वेश्चन जेट के अंदर पूछा हुआ है, आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। चलो कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है मैं बता देता हूँ। अगर इसके उपचार की बात करें तो सिल्वर नाइट्रेट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जेट के अंदर पूछा हुआ है, ठीक है ना। सिल्वर नाइट्रेट है ना, उसका घोल उसके ऊपर लगाया जाता है जहां पे जो अंग प्रभावित होता है, चाहे उसकी कलंगी हो, चाहे गलचर्म हो, चाहे उसका पैर हो, जो भी उसका भाग प्रभावित है वहां पे क्या है, इसका मतलब घोल लगाया जाता है। और पिक्रिक अम्ल का, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट का क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है जेट के अंदर, इसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। शरीर पर 10% कार्बोलेटिक वैक्सीन लगवाएं, ये तो वैक्सीन का नाम है, याद कर लेना। रोकथाम कैसे करोगे? पीजियन पॉक्स वैक्सीन, ठीक है ना, 3 माह तक इसका क्या रहता है, असर रहता है। पीजियन पॉक्स जो वैक्सीन है इसका आप उपचार कर सकते हो ताकि लंबे समय तक इसका प्रकोप नहीं हो। उपचार कुछ समय के लिए आप सिल्वर नाइट्रेट लगाओगे तो कुछ समय तक उस जो पक्षी है उसको क्या मिलेगी, राहत मिलेगी, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं आगे। इसमें आगे देखो दे रखा है अपने चेचक में, फाउल पॉक्स वैक्सीन आजीवन सुरक्षा करती है, ठीक है ना। 2 से 3 सप्ताह वाले कबूतर का जो वैक्सीन, यानी कबूतर में जो चेचक होती है ना उसका वैक्सीन भी आप ग्लिसरीन मिलाकर लगा सकते हो। बेसिक से 2-3 इंजेक्शन है, कोई इतना नहीं पूछा हुआ ये तो, ठीक है। और ये थोड़ा ध्यान देना क्योंकि आजीवन सुरक्षा वैक्सीन इसका असर रहता है, तो ये लगानी है आपको, ठीक है। प्रतिरक्षा यानी 6 से 8 सप्ताह तक उसकी प्रतिरक्षा रहेगी। टीकाकरण कब कराना है? अप्रैल मई में। अप्रैल मई में क्या होता है, इसका टीकाकरण करवाते हैं, ठीक है ना। मोरेकिया एमडी डिजीज, ठीक है ना, किस में होता है? 12 सप्ताह में, ठीक है। और किसके द्वारा होता है? वायरस द्वारा होता है, ठीक है। टीकाकरण 1 सप्ताह पे करना है, ठीक है। और कौन सा टीका लगाओगे? बतख के जुलपिटी रोग का वायरस का आयातित टीका, यानी बतख में जो जुलपिटी रोग होता है ना उसके वायरस का आयातित जो टीका है वो इसमें लगा देते हैं। ये नाम है इनके, कोई ऐसा नहीं है कोई अलग साल्ट वगैरह कुछ, ठीक है ना, ये डायरेक्ट इनके नाम है। और अंतःपेशी यानी उसकी पेशी के अंदर उसको इंजेक्शन की मात्रा 0.2 ml दे देनी है, ठीक है। गले का संक्रमण स्पष्ट है जी, नाम से गले का संक्रमण है तो प्रभावित कौन सा अंग होगा? गला ही होगा, ठीक है। देखो गले के संक्रमण को भी, गले के संक्रमण की बात करें तो 1 से 7 दिन की आयु पे होता है। और टीका कौन सा? अंडा रूपांतरित आईबी वैक्सीन, ठीक है ना। क्या? आईबी वैक्सीन, ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना। प्रयोग विधि एक एक करके, मतलब नाक में इसकी बूंदें डालनी पड़ेगी। हेजा, हेजा रोग आयु 12 सप्ताह होती है। मुर्गियों के कालरा मास वैक्सीन का रस ब्रोथ वैक्सीन लगा देना, ये वैक्सीन याद रख लेना। प्रतिरक्षा इंपॉर्टेंट इसकी नहीं है। और अंतःपेशी है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा हुआ। 0.5 ml पक्षी को देते हैं, ये भी नहीं पूछा हुआ, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। गंबूरो रोग मुर्गियों में होता है, इंपॉर्टेंट है, WHO 2018 में पूछा हुआ है, WHO 2018, ठीक है ना। गंबूरो डिजीज किसकी है, ये क्वेश्चन आया था और मोस्टली करके आए थे क्या? गोट का नहीं होता जी, ये होता है किसका? मुर्गियों का होता है, गंबूरो डिजीज है। इसके अलावा बात करूं मैं तो एक रोग मैंने शायद आपको और बताया था कि जो मुर्गियों को
या मुर्गियों में नहीं होता। कौन सा रोग नहीं होता? एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एंथ्रेक्स जो रोग है वो मुर्गियों में नहीं होता, कभी नहीं होता है, ठीक है ना। एंथ्रेक्स रोग मुख्यतः बकरी व भेड़ में होता है, ज्यादातर बात करें तो भेड़ में होता है और गाय भैंस में भी होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। इसके बाद में बात करें, एक मैंने बता दिया था, अंडे से चूजे में कौन सा फैलता है? अंडे से चूजे में, अंडे से चूजे में फैलने वाला रोग कौन सा बताया था मैंने? वो बताया था ल्यूकोसिस। ल्यूकोसिस बताया, ठीक है। ल्यूकोसिस रोग मैंने बता दिया था पहले वाली क्लास के अंदर, ठीक है। चलो, ये तो हो गया अपनी डिजीज कंप्लीट। अब जो टॉपिक है वो मेनली है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए। जेट में आपकी टॉपिक नहीं है और ना ही जेट में इसका क्वेश्चन पुट आउट करें, ठीक है। तो जो सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट इसको अच्छे से पढ़ लेना। देखो, हालांकि आज तक क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा हुआ, लेकिन जिस प्रकार के कंपटीशन एग्जाम्स है तो उसमें अपने जो पूरा लेवल है डीप लेवल से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन आपकी मेरिट को निर्धारित करता है, आपके सिलेक्शन को निर्धारित करता है, ठीक है ना। तो मुर्गियों के जो उनमें रोग होते हैं उनका मैंने वर्गीकरण किया है, ठीक है ना। भाई किस रोग को किस नाम से जानते हैं। अब एग्जामिनर ने तो डायरेक्ट कोर्स में क्या दे दिया? एंथ्रेक्स दे दिया। भाई एंथ्रेक्स रोग के बारे में हमें बताओ। अब एंथ्रेक्स दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जीवाणु से होता है, इसमें ये जीवाणु होता है, इसमें गाय भैंस, इसमें ये होता है, ठीक है, या ये अपने उपचार कर देंगे। एंथ्रेक्स के बारे में वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, 0 से लेके उसके 100% तक कुछ भी पूछ सकता है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि एंथ्रेक्स किस प्रकार का रोग है, यानी स्थानिक महामारी है, ठीक है। उसके बाद में जो भी है, मतलब भी ये एक पशु की महामारी है, यानी किसी रूप में वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको अपने को समझना जरूरी है, और खास तौर से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, ठीक है ना। अच्छे से ये पढ़ के जाना। आप हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप इसको सही करने में कामयाब रहोगे, ठीक है। चलो, बीमारियों का वर्गीकरण, ठीक है। रटने वाली चीज है, रट्टा लगा लेना, जो एग्जांपल बताऊं वो आप रट लेना, ठीक है ना। उसके अलावा ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। सबसे पहले रोग कारक के आधार पर, ठीक है ना। पहला वर्गीकरण कौन सा? रोग कारक के आधार पे। इसमें क्या है कि इसमें वे रोग आते हैं जिनका कारक निश्चित होता है, मतलब एक निश्चित कारक ही उस रोग को फैलाएगा, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएगा? आपका जो रोग कारक के आधार पर, ठीक है ना, निश्चित ही होगा। अब इन्हें भी कितने दो भाग में बांट दिया। पहला है जी संसर्ग रोग। संसर्ग रोग, जो रोगग्रस्त पशु के स्वस्थ पशु के संपर्क में आने से स्वस्थ पशु में फैल जाए, ठीक है ना। जो रोगग्रस्त पशु, मतलब कोई एक रोगग्रस्त पशु है, उसके संपर्क में दूसरा स्वस्थ पशु आया और वो क्या है, रोग फैल गया, तो क्या होगा? वो आपका संसर्ग रोग, यानी साथ रहने से फैलने वाला रोग, ठीक है। एग्जाम्पल इनके याद रखने, पशु प्लेग मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, पढ़ना पड़ेगा आपको। गलघोटू, हिमोजिक सेप्टिमिया, ठीक है, आदि इन्हें छूत के रोग भी कहते हैं, ठीक है ना, या क्या इन्हें छूत के रोग भी कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए भी जो पशु प्लेग है वो किस प्रकार का रोग है, ठीक है ना। भाई संसर्ग रोग है, संक्रामक रोग है, या फिर चिरकालीन रोग है, या फिर स्थानिक महामारी है, तो आप इसका रिप्लाई अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, दूसरे हैं संक्रामक रोग, ठीक है। ये रोग जीवाणु, वायरस, परजीवी, प्रोटोजोआ, माइट्स वगैरह जितने भी हैं, ठीक है ना, कीटाणु जो भी है, उनके द्वारा होते हैं। संक्रामक यानी फैलाने वाले, ठीक है ना। चलो, यहां तक तो सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तीसरा है अन्य रोग। अन्य रोग का मतलब ये हुआ कि कोई किसी पोषक तत्व की कमी से होना, ठीक है, ठीक है। देखो, पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग, जैसे कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से अस्थि वक्रता, यानी हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में एक होते चयापचयी रोग। चयापचयी रोग मतलब वो भी क्या है कि कोई मतलब कोई पोषक तत्व कम या ज्यादा होता है, ठीक है, उनकी वजह से हो जाते हैं। तो एक तो कीटोसिस हो गया, एक हो गया दुर्गज्वर, ठीक है, एलर्जी, ठीक है। तो ये क्या है कि पोषक तत्वों की कमी से रोग होते हैं। इसके एग्जाम्पल में आगे आपको बताऊंगा। जैसे बात करें चयापचयी रोग की, तो आपने डिजीज सुनी है पाइका। पाइका पाइका रोग होता है वो फास्फोरस की कमी से होता है, फास्फोरस की कमी से, ठीक है। उसके बाद में एक सुना होगा ग्रास टिटेनी। ग्रास टिटेनी, ग्रास टिटेनी जो रोग है वो मैग्नीशियम की कमी से होता है, मैग्नीशियम की कमी से।
ठीक है, क्योंकि आप देखते हो कि कई बार जैसे बारिश वगैरह ज्यादा होती है, ज्यादातर अपने क्या करते हैं पशुओं को बाहर ही चराने के लिए खुले में भेज देते हैं। ठीक है, तो वो घासें ज्यादा खाते हैं, उसके बाद में कई जगह मतलब ज्यादा गर्मी के कारण वो घासें सूख जाती है और उसमें मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। तो वो सूखी हुई घासें क्या है पशु ज्यादा खाता है, तो उस घास में किसकी कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, तो पशु में भी किसकी कमी आ जाएगी, मैग्नीशियम की, इसीलिए उसका नाम क्या है, ग्रास टिटेनी है। ठीक है ना, तो ये कुछ रोग होते हैं जो अपने इसमें काउंट करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो रोग में पीड़ित अंगों के आधार पर, यानी कौन से अंग को ये प्रभावित करते हैं या कौन सा अंग पीड़ित है। ठीक है ना, पहला तो स्थानिक रोग। स्थानिक रोग यानी वे रोग जो एक समय में पशु के एक खास भाग को ही प्रभावित करते हैं, जैसे हर्निया हो गया, थनेला हो गया, फोड़ा इत्यादि। ठीक है, थनेला मतलब उसका अडर यानी जिसका आयन ही प्रभावित होगा। ठीक है, और एक निश्चित समय में होता है वो तो। ठीक है ना, उसी प्रकार फोड़ा यानी कोई फोड़ा फुंसी वगैरह जो भी है उसमें भी एक खास अंग ही तो प्रभावित होता है, तो इसी आधार पे कौन से हैं कि स्थानिक रोग इनको कहते हैं। दूसरे साधारण रोग, इनमें वे पशु शरीर के विभिन्न भागों तथा कभी कभी पूरे शरीर को ही क्या करते हैं, प्रभावित कर देते हैं। या तो क्या शरीर का कोई भाग कर देगा या पूरा शरीर ही क्या कर देगा, इफेक्टेड कर देगा, प्रभावित कर देगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, इन्फ्लूएंजा। ठीक है ना, इन्फ्लूएंजा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा इसको आप देख लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, रोग प्रकोप के आधार पर। रोग प्रकोप के आधार पर कैसे डिवाइडेशन किया गया है, इसके आधार पे बात करें तो अति उग्र रोग। ठीक है ना, अति उग्र रोग यानी कि वे रोग जो पशु पर अचानक आक्रमण कर देते हैं और लक्षण भली भांति प्रकट नहीं होते। भेड़ों में एंथ्रेक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, मोस्ट इंपोर्टेंट रोग है, पढ़ना पड़ेगा। पिछली बार सुपरवाइजर में क्वेश्चन आ गया था कि कौन सा रोग है जिसमें पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, तो पोस्टमार्टम साहब कैसे करेंगे, क्योंकि पोस्टमार्टम का तो उसको लक्षण ही प्रकट नहीं होता। इस रोग का एक ही लक्षण दिखाई देता है, प्राकृतिक अंगों से खून निकलने लगता है, भेड़ में होता है मुख्यतः। ठीक है ना, इसका डिस्कस करेंगे जब अपने पढ़ेंगे ना एंथ्रेक्स रोग भेड़ों में, तब उसका पूरा डिस्कस बताऊंगा कैसे होता है, कैसे फैलता है। ठीक है ना, तो ये क्या है कि लक्षण भली भांति प्रकट नहीं करता, बहुत जल्दी तीव्र रूप से क्या करता है, इफेक्टेड कर देता है अचानक। ठीक है ना, और पशु की क्या है, मौत हो जाती है। तो आपसे एंथ्रेक्स दे दिया आपको सीधा कोर्स में, पूछ सकता है एंथ्रेक्स किस प्रकार का रोग है, अति उग्र रोग है या उग्र रोग है या उप उग्र रोग है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन बेटा आ सकता है। अच्छे से आप इसको तैयार करना है। ठीक है, चलो दूसरी बात करता हूं उग्र रोग की। उग्र रोग की बात करूं तो वे रोग जो अचानक तेज गति से आते हैं और थोड़ी देर में ही समाप्त हो जाते हैं। मतलब आते तो तेज गति से है लेकिन समाप्त क्या है, कम समय में हो जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल गलघोटू हो गया, लंगड़ी रोग हो गया। ठीक है ना, अब बात करते हैं उप उग्र रोग की, यानी वे रोग जो तेज गति से तो आते हैं पर इनकी अवधि लंबी होती है। ठीक है ना, उप उग्र। ठीक है ना, मतलब आएंगे तो क्या है, तेज गति से लेकिन लंबे समय तक रहते हैं। एग्जांपल कौन सा हो गया, एफएमडी, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। एफएमडी को याद कर लेना और इसको दोनों को याद कर लेना, इसको भी गलघोटू को, लंगड़ी को, एंथ्रेक्स को। ये पूरा ही क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने मुख्य रोग क्या है इसके अंदर काउंट हो रहे हैं, इसमें से आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, उसके बाद में चिरकालीन रोग देखो, बात करते हैं अपने आगे। चिरकालीन रोग की बात करूं तो वे रोग जो पशु के शरीर में धीरे धीरे दिखाई देते हैं। ठीक है ना, अधिक समय में समाप्त हो जाते हैं, जैसे क्षय या टीबी रोग। ठीक है ना, जिसे अपने टीबी कहते हैं। ठीक है, तो रोग विभाजन के आधार पर देखो, पशु महामारी, वे रोग जो एक साथ बड़े क्षेत्र में फैलते हैं और इनके लक्षण भी क्या है, सभी पशुओं में एक समान ही होते हैं। मतलब अचानक किसी महामारी का आना, जैसे अभी क्या चल रहा है, कोरोना महामारी तो है, वो वैश्विक महामारी है, पूरे विश्व में एक जैसे लक्षण प्रकट आ रहे हैं मनुष्य में। ठीक है, और उसका प्रभाव भी क्या है, बहुत तेज गति से हो रहा है और सभी की टेंशन है वो, तो इसीलिए वो क्या है, एक महामारी के रूप में। ठीक है ना, एग्जाम्पल इसके जो भी है, मोस्टली जो पहले आए थे कि अपने जो ये रोग कह सकते हैं पशु प्लेग वगैरह थे, तो ये महामारी के तौर पे ही पशुओं में आए थे, लाखों की संख्या में पशुओं की मौत हुई थी। ठीक है, उसके बाद में स्थानिक महामारी, यानी वे रोग जो पशुओं की कुछ विशेष नस्लों अथवा जातियों को ही प्रभावित करते हैं, जैसे गंबूरो रोग। गंबूरो रोग है, मुख्यतः किस जाति को प्रभावित कर रहा है, किसको कर रहा है, ये मुर्गी को, औरों में नहीं होता। इसके अलावा एंथ्रेक्स किसमें नहीं होता, मुर्गी में नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ रोग है कि जो मतलब किसी एक विशेष पशु को ही क्या करते हैं, प्रभावित
करते हैं, ठीक है ना। अब है विदेशज रोग। विदेशज रोग कौन से होते हैं कि जो रोग विदेशों से अपने देश में आते हैं या एक देश से दूसरे देश में आते हैं, वे रोग जो विदेशी नस्ल खरीदते समय इनके साथ देश में आ जाया करते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका में असव रोग, दक्षिण अफ्रीका का असव रोग होगा, यानी दक्षिण अफ्रीका का जो असव रोग है वो मतलब विदेश रोग में काउंट किया गया। क्यों? क्योंकि कि अगर उसकी नस्लें हैं कहीं और लेके जाओगे तो वो उनमें रोग पाया जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए क्वारंटाइन किया जाता है साहब। जैसे एयरपोर्ट पे अपने जाते हैं या कोई क्रिकेट का खिलाड़ी जाता है तो उसके जैसे मान लो जूते हैं तो उनको भी क्वारंटाइन किया जाता है, यानी स्टेरिलाइज किया जाता है, ठीक है, ताकि उसमें जो भी धूप वगैरह जो भी लगी हुई है जूतों के तो वो वहीं पे नष्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो भारत के अंदर आ गया, ठीक है, और उसके बाद में उस धूप का प्रसारण कितना जल्दी से होता है, हो सकता है वो एक बहुत बड़े खरपतवार के रूप में भारत में उभर आए, ठीक है। इसीलिए इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। जैसे कांग्रेस घास, ठीक है, ऐसे तो आई थी, शुरू में बहुत कम मात्रा में थी, उसके बाद में आज तो उसका कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार के ये रोग होते हैं, ठीक है ना, इसीलिए पहले चेकअप किया जाता है। उसके बाद में विकर्ण रोग, यानी वे रोग जो पशु में कभी कभी दिखाई देते हैं, ठीक है ना, जैसे पागलपन, ठीक है। पेंजुरिक रोग, ठीक है, वे रोग जो एक साथ किसी देश में पशुओं की विभिन्न जातियों को प्रभावित करते हैं, वो पेंजुरिक रोग होते हैं। देशी रोग, वे रोग जो एक राष्ट्र के जन्मजात रोग होते हैं, ये आरंभ पशु के आरंभ से ही होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में पशु रोग आरंभ होने के आधार पर, ये बेसिक है, कुछ इसमें ज्यादा नहीं पूछते, ठीक है ना। ये लास्ट वाले तो रोग आरंभ होने के आधार पे पैतृक रोग, पैतृक रोग यानी कौन से? वे रोग जो माता पिता से संतान में आते हैं, जैसे मिर्गी हो गया, हेमोफोलिया हो गया, ठीक है। जन्मजात रोग, वे रोग जो बच्चों में गर्भकाल से ही मां में लग जाते हैं, जैसे क्षय रोग, टीबी रोग, अगर मां को टीबी है तो उस बेटे को भी टीबी होगी या जो भी उसकी संतान है। अर्जित रोग, यानी वे रोग जो बच्चे में जन्म लेने के बाद जीवन काल में वातावरण से लग जाते हैं, ठीक है ना, मतलब ना तो पेरेंट्स से मिले हुए, वो ऑटोमेटिक उस वातावरण में या कैसे भी वो अगर अपना जीवन यापन करता है उसके अंदर रोग या डिजीज क्या है हो जाती है, ठीक है। तो ये अपने बेसिक जो था एक चैप्टर था डिजीज का वो यहाँ पे क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपने और डिस्कस करेंगे बेसिक जो अपने कोर्स रह गया उसके बारे में। थैंक यू।